पाकिस्तान आज भी 2025 में सबसे बड़ा मसला उसका है जमहूरियत का। अभी मैं देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब असम्बली और जो तरामीम की गई हैं पंजाब असम्बली में, उसके बाद ये तीसरी दफ़ा जो बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए हैं और अब जो इलेक्शन होगा जब भी कभी होगा वो होगा भी गैर जमाती बुनियादों पर। यानी कि पार्टीज़ जो हैं, ये हमने गैर जमाती इलेक्शन सुने थे 1985 में जब जनरल ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ लगा हुआ था और ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून उसी मार्शल लॉ और उसी गैर जमाती इंतखाबात से निकल कर पहली दफ़ा आई। तो पंजाब हुकूमत ने जो है वो बल्दियाती इलेक्शन को तो खैर मुलतवी करा ही दिया, हल्का बंदियों का बहाना लगा के एलिजिडली मुबैना तौर पर, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि जनाब गैर जमाती इलेक्शन होंगे और गैर जमाती इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा 30 दिन बाद जो है वो पार्टीज़ जो है जो आएंगे मेंबर्स जीत के नीचे से, वो अपनी पार्टी जो है एफिलिएशन उसको ज्वाइन कर सकें। इसकी लॉजिक ही समझ नहीं आई। या तो फिर सारी उम्र के लिए वो गैर जमाती ही रहें, फिर 30 दिन के अंदर वो गैर जमाती से जमाती किस तरह हो जाएंगे, और ये सारा सेटअप क्यों किया जा रहा है। हमने देखा कि मुशर्रफ साहब का दौर वो वाहिद दौर था जिसके अंदर लोकल गवर्नेंस को सबसे ज़्यादा परफेक्ट बिल जो 2001-2002 में आया था, सबसे परफेक्ट बिल वही था। जिसके बाद जो आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्टॉल वॉल्ट पॉलिटिशियंस, इनमें भी दौड़ लग गई थी कि कोई नाजिम बन जाए, कोई टाउन काउंसलर बन जाए, कोई कुछ और बन जाए, क्योंकि पावर जो थी वो पहली दफ़ा मुशर्रफ साहब के दौर में नीचे के लेवल पे आम काउंसलर तक, मेयर तक मुंतकिल की गई। अवाम के लिए एक MNA MPA एक मिनिस्टर से मिलना, इस्लामाबाद जाना या दूर दराज पंजाब के शहरों से लाहौर आना, वो ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय इसके कि अपने ही काउंसलर से अपने ही हल्के के अंदर, अपने ही इलाके के अंदर गुफ्तगू की जाए। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गैर मकबूलियत को देखते हुए पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस नहीं करवाए थे, हालांकि ये मैंडेटरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह पंजाब हुकूमत वैसे तो बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। पंजाब हुकूमत को अगर आप देखें तो हर जगह वो छपी हुई है, हर जगह वो नज़र आ रही है वो काम करते हुए। लेकिन क्या अभी भी इतना खौफ है अवाम के वोट का कि आप एक जमाती इलेक्शन जो है उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तरामीम दर तरामीम कराई जा रही है। मतलब हम डिक्टेटर्स को बिला वजह शिकवा करते हैं, अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, उनको तो शिकवा करना बिला फजूल है। हमारे जो सिविलियन सियासतदान हैं उनको अगर आप देखें और उनकी अगर सोच का अंदाज़ा लगाएं, वो गैर जमाती है, वो इलेक्शन का ना होना है, वो अनपॉपुलर मैंडेट पे बैठना है, ये इनकी सिचुएशन है। तो डिक्टेटर्स पे क्रिटिसाइज़ करने से पहले तो हमें अपने पॉलिटिशियंस का गिरबान जो है पकड़ना चाहिए कि इनको जब मौका मिलता है असम्बली को मैनेज करने का, तरामीम को मैनेज करने का, तो ये कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ इस तरह करते हैं जिस तरह कि आपको पंजाब के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तीसरी दफ़ा पोस्टपोन होते हुए नज़र आ रहे हैं और अब भी पता नहीं वो कब होंगे, और अब जब होंगे भी तो उसमें सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकेंगे, पार्टी यूज़ नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ जो है KP के अंदर सिचुएशन बड़ी अजीब व गरीब है। अब एक हफ़्ता हो चुका है, 8 दिन हो चुके हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं अफरीदी साहब कि जब तक मैं इश्क इमरान में तवाफ़ ना कर लूँ इमरान साहब की शक्ल का, जब तक उनसे मुलाकात ना कर लूँ, उनके हाथ में हाथ ना दे दूँ, तब तक बैत ना कर लूँ, तब तक मैं काबीना नहीं बना। अब KP के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल टेररिज्म दोनों के दरमियान पाकिस्तान घिरा हुआ है। ये सिर्फ KP नहीं घिरा हुआ, पाकिस्तान घिरा हुआ है। लेकिन वो भाई साहब जो है वो उन्होंने ये अड्डा लगाया हुआ है कि गवर्नेंस एक टके की नहीं हो सूबे के अंदर, बैडली गवर्नड प्रोविंस, हाईली करप्टेड प्रोविंस, और वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए 8 दिन 7 दिन हो चुके हैं और अगर इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो वो तो पता नहीं, वो तो कह रहा है काबीना नहीं बनाऊंगा, वज़ीर आला कह रहा है वहाँ का। वहाँ ये सिचुएशन चल रही है, यहाँ ये चल रही है। ये सारी सिचुएशन के सामने पाकिस्तान एक बड़े कड़े इम्तिहान में है। पाकिस्तान की अफवाज इस्टेब्लिशमेंट जो है उन पर बहुत प्रेशर है ऑब्वियसली। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इंटरनल टेररिज्म, ये तमाम चीज़ें जो है ये अपनी जगह पर है। और जमहूरियत जो है वो, मैं मज़हर अब्बास साहब कॉलम पढ़ रहा था तो मैं हैरान हूँ कि पता नहीं क्यों इस तरह के कॉलम लिखते हैं कि पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि जी मज़हर अब्बास साहब लिख रहे हैं कि इस वक्त कबूलियत वाली हुकूमत को मकबूलियत वाली जमात पर फोकस दी गई। हुकूमत किसी की भी हो, बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे और 1988 से लेकर 2024 तक यही मामला चल रहा है और सियासी जमातें भी जमहूरियत से बहुत दूर हैं। तो भाई जब दूर हैं तो फिर ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन नहीं होता तब भी ठीक है, गैर जमाती हो रहा है तब भी ठीक है, सोहेल अफरीदी जो है वो शख्सियत परस्ती में इन्वॉल्व है तो वो भी ठीक है। हर बंदे ने अपने अपने सियासी खुदा बनाए हुए हैं
अपनी अपनी सियासी ख्वाहिशात उसके हिसाब से चल रहे हैं, फिर हमें क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक अलग अजीब कंट्री है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है भी और नहीं भी है, इस सिस्टम को मान के आगे चलना चाहिए। फैसल चौधरी साहब, राना एहसान अफजल साहब और मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद। मज़हर अब्बास साहब, पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया बल्दियाती इलेक्शन का, ये तो बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट है बकौल पंजाब गवर्नमेंट के, ये तो बड़े काम कर रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? तो ये गैर जमाती भी होगा, ये अब होगा भी नहीं, इसकी नई हल्का बंदियाँ भी होंगी, क्या खतरा है मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत को? वो तो बड़ी पॉपुलर वज़ीर आला बनकर सामने आई हैं। शुक्रिया कामरान। देखिए, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो हमारी सूबाई असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली हैं, ये जितने भी बड़ी सियासी जमातें हैं जो मुंतखब होकर असम्बलियों में आती हैं सर, ये दरअसल बल्दियाती इदारों से खौफज़दा रहती हैं, मकामी हुकूमतों से खौफज़दा रहती हैं, और ये होना नहीं चाहिए। बल्कि ये आपके लिए हमेशा एक प्लस पॉइंट हो कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आज जो इस वक्त सिंध में मुराद अली शाह साहब की गवर्नमेंट पर तनकीद हो रही है कि जी कराची में सड़कें नहीं बनी, हैदराबाद में सड़कें नहीं बनी, रूरल सिंध में, इसी तरह अगर मरीम नवाज साहिबा पे तनकीद होगी या दूसरे वज़राए आला पे तनकीद होगी, अगर आप मकामी हुकूमतों को एम्पावर करेंगे जी, अगर वो कम्प्लीटली एम्पावर्ड होंगी, तो ये बर्डन जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर नहीं आएगा। और अभी जैसे आपने मिसाल दी 2001 का जो बल्दियाती निज़ाम था, उसमें फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये सारी डेलीगेट कर दी गई थी नीचे तक, और इसी वजह से इवन शाह महमूद कुरैशी हो जाएं या दीगर हों, उनको हमने देखा कि वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आए उसमें। तो बेसिक दुनिया भर की डेमोक्रेसीज़ की जो बुनियादी नर्सरीज़ होती हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रवैयों में नज़र नहीं आती, वो लोकल बॉडीज़ होती हैं या स्टूडेंट यूनियंस होती हैं जी। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का बिल्कुल एक आर्बिट्री अंदाज का हो गया है। बिल्कुल वो अपने अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते, वो मुल्क के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते, डेमोक्रेसी का सिर्फ नारा लगाते हैं। ये जो नॉन पार्टी बेस्ड, मुस्लिम लीग पैदावार ही नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन की है। जो 1985 में इलेक्शंस हुए थे जिसकी आपने मिसाल दी, वो हुए थे गैर जमाती बुनियादों पे। जब गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट वजूद में आई, उसने जन्म लिया एक मुस्लिम लीग को, जिसके मोहम्मद खान जुनेजो जो है सदर भी बने और फिर वज़ीर आज़म भी बने, और उसी मुस्लिम लीग ने जन्म दिया नवाज शरीफ साहब को इसमें। उससे पहले जो 79 में नॉन पार्टी लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे, उसमें जो भी नॉन पार्टी लड़ रहे थे वो पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त के नाम से लड़ रही थी। लेकिन मदद साहब, आपके ख्याल में इस वक्त मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती बल्दियाती इलेक्शन हो और जमाती बुनियादों पे? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग बहुत बड़ी गलती कर रही है। मुस्लिम लीग अगर बिल्कुल उसी तरीके से लोकल बॉडीज़ कराती, देखिए तहरीक इंसाफ का अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड लोकल बॉडीज़ के हवाले से रहा है वो अच्छा नहीं रहा। अगर मुस्लिम लीग जो है ये अक्टूबर में, ओरिजिनली अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए थे जी, अक्टूबर में, अगर अक्टूबर में ये इलेक्शन करा देते, चाहे उसी लॉ के तहत कराते, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी, इससे बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन भी और ब्लेटेंट रिगिंग और क्या हो सकती है कि आप इलेक्शन लोकल बॉडीज नॉन पार्टी बेस कराएं और उसके बाद कहें कि 30 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले। कोई सेंस ही नहीं बनती। ये आप इसलिए मुस्लिम लीग का जो खौफ है वो उस लिहाज से, या तो ये कि वाकई जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उनका जो फेयर है वो अब तक दूर नहीं हो सका, और अगर वो फेयर आज दूर नहीं हो सका तो मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि वो फेयर फिर अगले साल भी दूर नहीं हो पाएगा। ये जो फेयर है और उसके लिए जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये अपने आप को मुश्किल से मुश्किल तर सूरत हाल में ले जा रहे हैं, क्योंकि 8 फरवरी में भी तो यही सब कुछ हुआ था। लेकिन मज़हर साहब, कैसे पड़ गया? इनकी तो मौज लगी हुई है ना, इनको क्या नुकसान हो रहा है? वजारत आला पंजाब की भी PMLN के पास है, वजारत उज़्मा भी PMLN के पास है, तो नुकसान, जब मैं आपका आर्टिकल भी पढ़ रहा हूँ, बार बार आप कह रहे हैं जमहूरियत के नुकसान का इनके नुकसान से क्या ताल्लुक होगा? ज़रा ये भी एनालिसिस कर दें सर। आज देखिए कामरान, अल्टीमेटली तो फिर आपने जनरल इलेक्शन में जाना है ना 2 साल बाद। ये फिर जाना तो है ना जनरल, ये फिर पावर में आ जाएंगे, जीते या ना जीते, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो आपने तो खुद लिखा हुआ कबूलियत इंपॉर्टेंट है, मकबूलियत नहीं। आपने तो अपने कॉलम में लिखा है। नहीं तो वही तो मेरे कामरान, आपको पता है कि कबूलियत भी सारी हमेशा नहीं रहती।
या आप तारीखी तौर पे देख लें। हम ये जो हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो बड़े सियासी रहनुमा हैं, ये जब वजीर आजम बनते हैं तो वो अपनी पसंद का, लेकिन सर मेरा ख्याल से आपका थीसिस गलत साबित कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, जहां तक मेरा आइडिया है। वो तो मरते दम तक कबूल रहेंगे इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो नहीं देख, तो मैंने तो यही लिखा है ना, हुकूमत किसी की भी हो, वजीर आजम शहबाज शरीफ है। हाँ जी, और वो रहेंगे, तो लिखा है, ऐसा तो मिल ही नहीं सकते। बहरहाल रहेंगे जी नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो आगे की प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को मेरी सिंसियर वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड रियलाइज, ठीक है, कि वो अपने आप को डैमेज कर रही हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है और अल्टीमेटली नुकसान जो है डेमोक्रेसी को हो रहा है। पॉइंट आ गया आपका। स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी नहीं है, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन क्यों नहीं कराती हैं जमातें या ये हुकूमतें? बिल्कुल ठीक है सर, आपका सर पॉइंट आ गया। इससे पहले मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँ, फैज चौधरी साहब, आप तो खैर तायद करेंगे मरीम नवाज साहिबा और पंजाब गवर्नमेंट के फैसले, क्योंकि आपने खुद पंजाब में जब प्राइम मिनिस्टर थे आपके बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया, तो आप तो वेलकम करेंगे। आई थिंक अच्छी मूव है। देखिए, ये जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे तो सबसे बड़ी गलती ये हुई, और उस वक़्त भी बहुत दफ़ा ये कहा गया, हम तो ये कहते थे कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराएं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन कराने से जो पीटीआई ग्रास रूट लेवल तक जो है वो मज़बूत होगी। जो इस वक्त आपने जो आइन का आप जायज़ा लें तो आर्टिकल 7 में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बगैर स्टेट पूरी कंप्लीट नहीं होती, और ये जो लॉ बनाया गया है जिसके तहत पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहती है, एक तो गैर सियासी जमातों बुनियादों के ऊपर इलेक्शन होना, ये एक तो सियासी एलिमेंट है ना। जो असल प्रॉब्लम ये है कि 140A आर्टिकल 140A के तहत आपने लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर करना है। ये दोनों एलिमेंट्स उससे निकाल लिए गए हैं, और वो प्रैक्टिकली जो भी लोग होंगे वो डीसी और एसी के मातहत रहेंगे, यानी वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट मातहत होंगे। ये डायरेक्टली इंक्लूड ये आप कहें कि मुखालफत में है आर्टिकल 140A के जी। और इसकी वजह यह है कि जो NFC होता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन में, वफाक से पैसे चले जाते हैं सूबों के पास, और सारे सूबों के जो वज़रा आला हैं वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं, अपनी डिस्क्रेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब जहाँ तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं होगा, जो कि जनरल मुशर्रफ साहब का जो उस वक़्त का लोकल गवर्नमेंट था, वो इसलिए इफ़ेक्टिव था कि उनके पास फाइनेंशियल नहीं। लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट क्यों नहीं करवाना चाह रही बल्दियाती इलेक्शन? आपका क्या आइडिया है? और गैर जमाती तो उनका तो बिल्कुल इसलिए गैर जमाती चाहना चाहते हैं कि वो उनको पता है कि उनको वोट नहीं मिलेंगे, और ये जो लोकल गवर्नमेंट में का इलेक्शन होगा ये भी जनरल इलेक्शन की तरह सरप्राइजिंग होगा। ये इसीलिए और जो लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है वो क्योंकि बहुत वसी पैमाने पे होता है, लिहाजा उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता उस बारीकी से, जिस तरह से जो है लिमिटेड सीटें पार्लियामेंट की फॉर्म 47 बांट दिए गए हैं। आप ये उसके मरहलावार कराने की कोशिश करें। बुनियादी तौर पे ये भी मैं आपको लिख दूं कि ये लोकल गवर्नमेंट नहीं कराएंगे, ना पीपल्स पार्टी ये चाहती है। उन्होंने वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स रखी हैं, क्योंकि वो 15 साल से हैं, तो उन्होंने उसका ज़रा अरेंजमेंट और किया हुआ है। ना ये पंजाब हुकूमत चाहती है, बलूचिस्तान में तो खैर उसका रवाज ही नहीं है। इसलिए आप देखते हैं ना कामरान साहब, जो एक गवर्नेंस की जो हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, आप बाहर जाते हैं, बाहर जो सबसे ज़्यादा मजबूत गवर्नमेंट होती है वो सिटी काउंसिल्स होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो हर शहर को चलाती हैं। अमेरिका में तो इवन पुलिस डिपार्टमेंट जो हैं वो उनके नीचे हैं। तो ये सारे मामला जो हैं वो इसीलिए इफेक्टिवली, आप चाहे फ्लड आए चाहे कोई और मुसीबत आए, आप ऐसे इसलिए इफेक्टिवली उसे नबरदा आजमा होते हैं ना, क्योंकि आपका 3rd ईयर गवर्नमेंट का जो है वो बिल्कुल ही गायब है। और जो गैर सियासी जमातों, गैर सियासी बुनियादों पर करने का तो मकसद ही एक होता है ना कि जो आएगा, जो वहाँ से आएगा, हम उसको ऊपर से चयन करके तो अपने उसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन इसमें मज़हर अब्बास साहब की बात में बड़ा वज़न है। इससे आपको जो लोकल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल फ़ायदा होता है वो नहीं होगा। किसी भी सियासी जमात को पॉलिटिकल फ़ायदा तो तब होगा ना कि अगर लोकल गवर्नमेंट में उनके टिकट पे लोग जीते और लोग उनको अपना वोट दें। ये वो करने नहीं देना चाहते। सर आपका पॉइंट आ गया। फिर ये कह रहे हैं जी कि जो भी बंदा हुआ, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। राणा साहब बुनियादी तौर पे ये पैसों का शेयर नहीं करना चाहते। तो ये जैसे वो खजाने पे नाग बन के बैठ जाते हैं ना, तो ये सारे वैसे बैठे हुए। पॉइंट आ गया सर। राणा साहब, इतनी मकबूल आपकी गवर्नमेंट है बकौल आपके, इतने अच्छे और बड़े काम कर रही है वो बकौल आपके,
तो समझ नहीं आई कि किस बात का खौफ और डर है कि आपकी टांगें कांप रही है और आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे, और अगर करवाएंगे भी, जब कभी भी करवाएंगे तो वो गैर जमाती होंगे। ये तो बड़ी नॉनसेंस सी बात है। आप एक सियासी जमात हैं, ठीक है, आप गैर जमाती इंतखाबात से आपका बर्थ हुआ, वो ठीक है, उसके बाद आपने बड़ा ग्रो किया है, उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म से लड़े आप। अब आप ये क्या रवायत डाल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नीचे ग्राउंड रूट से जो है अवाम जो है वो आज़ाद बंदे करेगी, उसके बाद आप आज़ाद को पता नहीं क्या करेंगे उसके, और वो आज़ाद 30 दिन बाद पार्टी ज़दा भी हो जाएगा। इसकी क्या सेंस बनती है? कोई नॉनसेंस सी बात नहीं है वैसे। अच्छा चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़रा तसल्ली से मुझे मौका दे दीजिएगा। जी जी। देखें, बात यह है कि जो अफादियत जिसकी बात हुई लोकल बॉडीज़ की, मैं ख़ुद लोकल बॉडीज़ का प्रोपोनेंट हूँ और जहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं हमायत करता हूँ कि ये थर्ड टियर जो है यही जो है सर्विस डिलीवरी यहीं से होती है। चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, आपकी सैनिटेशन हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारा लोकल जो है लेवल पे होना चाहिए। और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ये नहीं इन प्लेस होगा तो फिर क्यों नहीं करवा रहे आप? सही रेल मानों में डेवोल्यूशन है वो नहीं होगी। एक तो ये होगी। देखें अब अच्छा अब आ जाएं कि ये जो गैर सियासी जो है, अब मैं आपको कुछ मिसालें मैं आपको देना चाहता हूँ। जो सेवरल स्टेट्स हैं जर्मनी में, वहाँ ऊपर लेवल के ऊपर पार्टी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन लोकल बॉडीज़ पे जो है वो नॉन पार्टिजन पार्टी लेस इलेक्शन होते हैं। इसी तरह अमेरिका में 80% आपकी लॉजिक जर्मन है, आपकी अपनी लॉजिक क्या है? आपकी अपनी लॉजिक क्या है? आप सुन लेना, आप मेरा जवाब सुन लेने दें। देखें, आपने किसी को नहीं टोका, जवाब लेने उसके बाद यार आपसे सवाल करना बनता है ना। फिलिप जी यार मुझे, मैं आपको एक लॉजिक पेश कर रहा हूँ, आप उससे डिसएग्री कर लीजिएगा। देखें, मैं अब फिलीपींस जो है, फिलीपींस के अंदर जो बरंगे कहते हैं, दैट इज द लोएस्ट वो है, स्मॉलेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उनका, वो भी नॉन पार्टी बेस होता है और ऊपर जो है वो पार्टी इलेक्शन होते हैं। कनाडा के अंदर मेरा आपसे सवाल ये है, वो नॉन पार्टी। सर रुक जाइए, मेरा सवाल ये है कि आप इतनी पॉपुलर पंजाब गवर्नमेंट है, आप क्यों नॉन पार्टी पे जा रहे हैं? भाईजान आप भाईजान मुझे बताया ना भाईजान, आप सुन कि आप तो पॉपुलर तरीन पार्टी है। मैं आपको उसके मैं एक लॉजिक पेश कर रहा हूँ। अच्छा लॉजिक कामरान साहब, मैंने आपको एक दुनिया मिसालें हो गई, आप लॉजिक पे आ जाए, वक्त की किल्लत है, आप तो पता नहीं कितनी कंट्रीज कोट कर देंगे। अच्छा अब मैं अगली लॉजिक सुन लें। जी जी, आप अगली लॉजिक सुन लें, मुझे जवाब मुकम्मल करने दें, मैं लॉजिक ही दे रहा हूँ। लॉजिक दे। देखिए दूसरी उसमें ये बात है कि जब ये आपका जो गली नाली की मुरम्मत और एजुकेशन और इन सारी चीज़ों के ऊपर आप मौका दे रहे हैं कि भरपूर तरीके से लोकल इश्यूज़ के ऊपर एक मुकाबला हो और वो उसके ऊपर वो बंदे आएँ जो बेहतर तरीके से डिलीवरी दे सकते हैं, वो सिलेक्ट करें और उसको अवाम सेलेक्ट करे और फिर फेज़ 2 के अंदर जो है वो आप वो पार्टी को तो अच्छे नहीं, एक मिनट, इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती। मेरी बात सुने, या तो आप ये कहें, जो आपने जर्मनी वगैरह की मिसाल सर सुन तो लें, काउंटर सवाल तो करने देना, वरना डायलॉग किस तरह होगा आपके साथ। बात ये है राणा साहब, मेरी अर्ज सुन लें, आपने जर्मनी वगैरह की मिसाल दी, वहां पे क्या ये नॉनसेंस भी है जो पंजाब गवर्नमेंट की नॉनसेंस आई है सामने कि गैर जमाती करें और 30 दिन के बाद क्या वहां पे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या वो थ्रू आउट ही नॉन पार्टी रहते हैं? फिर तो मुझे कुछ समझ भी आएगी बात। आप तो कह रहे हैं कि इलेक्शन की हद तक नॉन पार्टी और 30 दिन के बाद पार्टी, मतलब ये क्या तमाशा है? अगर बात मुकम्मल होने दें, ठीक है, बताएं। आपका सवाल समझ आ गया। तो ये मैंने आपको मिसाल दे दी 4-5 मुल्कों की जहां नॉन पार्टी बेस इलेक्शन होते हैं, ये लोकल बॉडी लेवल के ऊपर और ऊपर पार्टी बेस होते हैं। देखें, अब ये कि बाद में वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो बेहतर होता कि जिन्होंने लेजिस्लेशन की है पंजाब हुकूमत ने, आप उनके किसी नुमाइंदे को बुलाते तो वो उसकी लॉजिक कॉमन सेंस को एड्रेस कर रहा हूं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वफाक में। सर आप ही की गवर्नमेंट है प्रोविंस में। मैं वफाक को रिप्रेजेंट करता हूं, हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है और मैंने आपको लॉजिकली उसकी दे दी। और देखें, बात ये है, मैं इसका पॉजिटिव, यार मेरी आप अपनी बात पे बारी पे बात कर लें, इस तरह कहां डिबेट होगी। मैं आपको एक देखें, अच्छा अब बात ये है कि अच्छे एक पहले अगर पार्टी बेस होता तो 4 लोगों ने खड़ा होना था, अब 100 बंदा खड़ा होगा और उसमें से जो बेस्ट बंदे हैं वो सामने आएंगे और अगर वो पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो पार्टी तो यार फिर जनरल इलेक्शन भी इस तरह कराया करें कि बेस्ट देखें, 4 के बजाय 100 बंदे एक जगह पे खड़े होंगे। आखिरी जनरल इलेक्शन भी ऐसे कराए ना सर, फिर इतना अच्छा निजाम है ये। नहीं क्यों नहीं मतलब क्यों, व्हाई नॉट? कि जनरल इलेक्शन जो है, जी नहीं मैंने आपको दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट दे दिया। दुनिया में ये कॉन्सेप्ट तो होगा ही नहीं कि 30 दिन के बाद आप जमाती हो जाएं, चाहे वो जर्मनी हो या फिलीपींस हो, पता नहीं किसी को कोट कर रहे हैं आप। ये तो नॉनसेंस यहीं से आई है हमारे पास लोकल। वहां चले मदर साहब की बात सुन ले क्विकली। जी मदर साहब क्विकली बता दें आप क्या कहना चाह रहे हैं।
राणा साहब आपके पास आर्गुमेंट कोई नहीं, तभी आपने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान किसी को बुलाते। मेरे पास तो लॉजिक मुझे मैंने आपको आर्गुमेंट दिया, आपने मुझे हालांकि टोका आपने बहुत हमेशा ज्यादा है। आर्गुमेंट दिया है, लेकिन आपको भी अंदाजा लगा लिया आपने कितनी नॉनसेंस बात है कि मैं आज भी टाई मैंने पहन लूं, आर्गुमेंट ठीक दिए हैं टाई भाईजान, पहन लूं, बिल्कुल अच्छे कोट पहन लूं, आर्गुमेंट हैट दिए पहन लूं, मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता। तो आपने गिव अप ऐसे किया कि जनाब बेहतर होता पंजाब गवर्नमेंट के किसी बंदे को बुला लेते। वेरी गुड यार, पहली दफा आपने कंसीड किया है। ये अक्लमंद बंदे की निशानी। जी मदर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देख मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें कामरान, राणा साहब दरअसल उस बात से एग्री कर रहे हैं वो कि वो पंजाब गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें पर्सनली तो वो इससे एग्री कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। यानी अगर आप पहली चीज़ ये कि जो मिसालें वो दे रहे हैं, उधर चीज़ ये है कि वो फिर नॉन पार्टी ही होते हैं ना। सवाल ये है कि यही तो मैं कह रहा हूं सर। पार्टी इलेक्शंस करा रही है, हाँ एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करा रही है, लोकल बॉडीज, लॉजिक नहीं समझ में आती ना कि नॉन सर मैं आपको बताता हूँ मदर साहब, हम चलते एक और मौजू की तरफ। मैंने ये मौजू बताऊँ कुछ छेड़ा सिर्फ ये बताने के लिए राना एहसान अफजल साहब को और जितने लोग सुन रहे हैं कि वो पंजाब गवर्नमेंट जो दावा कर रही है कि बहुत काम कर रही है, काम तो वो कर रही है, लेकिन अब आप शो में किस्मत देखें कि वो सबसे ज़्यादा काम पंजाब में हो रहा है। मैं एडमिट में सटायर नहीं कर रहा, वाकई उनकी सीएम जो है वो बहुत काम कर रही हैं। वो इरेडिकेशन ऑफ ये जो वायलेंस है, वायलेंट कल्चर है, इसके अलावा वो जो उन्होंने सैलाब में बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन पोजीशन ये है पॉपुलैरिटी की कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव बल्दियाती इलेक्शन, एंड इफ इट विल एवर हैपन तो वो होगा नॉन जमाती, और उसके बाद उसको जमाती बना लिया जाएगा या पीएमएलएन का बना लिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन की ऊपर ही जा रही है और जी नजर आ गया। ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी इतनी ऊपर थी कि पंजाब का कराने की हिम्मत नहीं हुई। मदर साहब मुझे एक बात बताएं, ये तो ये पंजाब का मामला है, अभी ज़िमनी इलेक्शंस में इंशाल्लाह ताला शेर धाड़ मारेगा और शेर जो इलेक्शन निकालेगा। आप ही के सारे इलेक्शन अगले 10 साल आपके हैं अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। ये मदर साहब को बात समझ नहीं आ रही, फैसल चौधरी साहब तो पता नहीं दुनिया के किस हिस्से में बैठे हुए दिमागी लिहाज से किसी को समझ नहीं आ रही। शहबाज साहब जैसा प्राइम मिनिस्टर ही पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान जैसी कंट्री में सूट कर सकता। ऐसा वंडरफुल इतनी अमेजिंग समझ हमारे पास नहीं है जितनी आपके पास है। अमेजिंग गाय, ही इज अमेजिंग गाय। ट्रंप तराने पड़ रहा उसके भाई। वजीर आजम होगा, नहीं आप ये कह रहे हैं कि जितना ऑर्डरली वजीर आजम होगा उतना लंबा चलेगा। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो वजीर आजम जिसकी अपनी सोच कोई नहीं, अपनी राय कोई नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जो है उनका कोई सोच हम, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कौन सा कह रहा हूँ? मैंने आपकी आपके मुंह पे जुबान में क्यों अल्फाज डाले? मैं खुद मैं अपनी बात खुद करता हूँ। बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब ने कौन सी कमाई की है या अवामी वो लीडर हैं कि वो जो है अपना 10 साल चलेंगे? आप तो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि गोली मारे जमहूरियत को, गोली मारे इलेक्शनों को, गोली मारे हर रसूल को, बस जो भी है। मेरा तो ईमान की हद तक ये यकीन है कि इस मुल्क में ना कभी जमहूरियत आई, ना ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना है और ना ये जमहूरियत के साथ चल सकता है। मेरा ईमान की हद तक यकीन है और मैं और मेरी आइंदा आने वाली कई नस्लें जो है इंशाल्लाह यही देखेंगी रूट यहाँ पे। और बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। स्टूडेंट बूडेंट होकर राणा साहब बैठे हुए पुरसुकून है, पढ़े लिखे आदमी है, जब उनको कोई एतराज नहीं है तो हु द हेल आर यू मिस्टर फैसल चौधरी? कौन है आप जो एतराज करने वाले? जब इतने I am the hell of citizen of Pakistan। ओ नहीं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, मेरी बात सुने, आपके लीडर से टोटली ग्रॉस मिसकैलकुलेशन हुई। मैं बताता हूं आपके लीडर ने कहा, सोचा कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो वो जमहूरियत के साथ है जी, मुझे उठाया गया तो मेरे पीछे आएंगे। वो एक बंदा बाहर ही निकला मेरे भाई, ये पोजीशन। अब मैं मदर साहब के पास चला जाऊं। मदर साहब ये तो ये हो गया पोजीशन पंजाब में, तो आपने कहा गो टू हेल्प सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान भाई, तो यानी और क्या है? ਤੁਹਾਡਾ इसमें कोई और क्या है? और क्या है? सिचुएशन यही है सर। ये बदकिस्मती है, इस पे और ये खुशकिस्मती है, आपको नहीं ना पता। आप आधा ग्लास देख रहे हैं, मैं ग्लास दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। वैसे मैं आपको बताऊं कि आपके ये जो है ना गैर जमहूरी क्रेडेंशियल्स, इस पे भी आपको दाद देनी पड़ती है। यानी सोचते भी नहीं आप दूसरी दफ़ा। बंदा कोई जैसे राणा साहब है ना, वो चलो रख रखाव के लिए तो बात कर देते हैं ना, वैसे तो आमिर आपसे भी बने हैं ये, लेकिन जो अमरीत के आप सपोर्टर हैं, मैं पहली दफ़ा को देखा कि जो इतना मतलब डाई हार्ड सपोर्टर है अमरीत का। फैसल तो भाई आपको मुबारक हो सर। फैसल भाई आपने अभी देखा ही क्या है, अभी चल जाएगा आहिस्ता, और आपके लीडर ने भी कुछ नहीं देखा, वरना जेल में ना पड़े होते। अगर कुछ सीखा होता ना तारीख से, हम तो तारीख के स्टूडेंट हैं, उम्र तो मेरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन तारीख जो है वो मुझे आपके लीडर ज़्यादा पता है, पाकिस्तान के अवाम की पल्स भी पता है कि इन्होंने भुट्टो के लिए बाहर नहीं निकले, बेनज़ीर के लिए बाहर निकले, नवाज शरीफ के लिए बाहर नहीं निकले, तो इमरान खान इनसे बड़ा लीडर नहीं है, इन जैसे ही हैं। भुट्टो साहब से बड़े लीडर तो नहीं ना है,
बहरहाल हो भी जाए तो अवाम तो बाहर ही निकली। मजहर अब्बास साहब, सर ये तमाशा, दूसरा तमाशा जो केपी में लगा हुआ है उसको आप किस तरह देखते हैं कि अब तक वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनी, इंटरनल एक्सटर्नल टेररिज्म के बीच में हम बैठे हुए हैं, सीज़ फायर हुआ है, वो हमारी आर्मी ने उनकी ऐसी की तो सीज़ फायर में मजबूर हो गए वो, लेकिन बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन ही सर। जी पहले एक सिर्फ जुमला कह दूँ, आपने अवाम की बात की। अवाम तो जब निकल कर वोट देता है तो आप उस वोट को इज्जत नहीं देते सर, दैट इज नॉट इनफ। उसके बाद मैनूवरिंग कर लेते हैं। अपने वोट की हिफाजत करनी पड़ती है सर, आपका ऐसे थोड़ी होता है। अपने वोट की हिफाजत का मतलब ये कि आप उसको ब्लेम नहीं कर रहे जो इलेक्शन मैनूवर करता है, उसे ब्लेम नहीं कर रहे जो इलेक्शन को रिग करता है, उसको ब्लेम नहीं कर रहे जिसका काम सियासत नहीं है और वो सियासत करता है, उसको नहीं ब्लेम कर रहे। आप उसे ब्लेम कर रहे हैं जो सियासत करता है। मैं सर इसलिए ब्लेम नहीं कर रहा उसको ज्यादा, बदर साहब मैं उसको इसलिए ब्लेम नहीं कर रहा चाहिए ना सर। अर्ज सुन लें, पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके वोट बैंक देख लें, इस्टेब्लिशमेंट की जितनी नफरी तादाद है उसका देख लें, पूरी पुलिस का एस्टीमेट लगा लें, वो एक तरफ है और 25 करोड़ अवाम एक तरफ है। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ अवाम के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, जमहूरियत पे उनका वोट ये हो जाता है वो होता है। उस 25 करोड़ में से 1% भी कभी बाहर नहीं निकले प्रोटेस्ट करने। किसी को गोलियों का खर्चा है, किसी को ट्रॉलों का खर्चा है, किसी को वो कंटेनर्स का खर्चा है। आप देखें इंडोनेशिया में इंकलाब आया, बांग्लादेश में आया, वो हम जैसे इंसान है, किसी को अपने वोट का पास रखवाने के लिए बाहर निकले। इंग्लैंड के अंदर अगर ये हो जाता, आप कह रहे रिगिंग हुई है तो मिलियंस बाहर निकलाते जी। मतलब ये कामरान साहब मैं समझता हूं, जी बदर साहब की बात सुन लेते हैं जी। देखें मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग पीसफुली निकल के वोट देते हैं तो आप उसको इज्जत नहीं देंगे, लोग बंदूकें उठा के निकले तो आप उसको इज्जत देंगे? नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है सर, सारी दुनिया में पीसफुल प्रोटेस्ट होता है सर पीसफुल प्रोटेस्ट भी होता है, वायलेंट प्रोटेस्ट भी होता है। बांग्लादेश में क्या हुआ? यहाँ तो प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ ना सर, तो मैं आपकी कैसे बात मान लूं कि अवाम इस सिस्टम के साथ नहीं है? अवाम इस सिस्टम के साथ कंसर्न किए बैठी है। आप आज आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, कामरान साहब मेरी बात चल जाएगा वहां। और यार राणा साहब, ये कालक जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली या रिगिंग वाली, ये इसका जवाब आपने देना। ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं ना 3 में ना 13 में ना एमपीए का इलेक्शन लड़ा। इसका जवाब सुन लेना, इसका मैं जवाब दे देता हूं। हाँ, इसका जवाब ब्रेक के बाद दीजिएगा। जवाब ऐसे है आपके पास, जवाब ले लेते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, जवाब ले लेते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते, इस पर बात कर लेते हैं, एक ब्रेक लेंगे जी। जनाब पंजाब के मसाइल और इशूज़ का रोना बहुत रो लिया, जरा केपी की तरफ ले जाना चाहता हूँ तवज्जो। राणा साहब, क्या जिद लगाई हुई आपने, आपको कुछ वो नहीं आ रहा लिहाज, आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा केपी का? इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें यार उनके वजीर आला से, क्या मसला है, ताकि वो काबीना तो बनाए। इशू क्या है? देखिए पहली बात तो ये कि केपी का कोई लिहाज नहीं है और पीटीआई 12 साल से वहाँ हुकूमत कर रही है। अगर इनको लॉ एंड ऑर्डर की फ़िक्र होती तो अभी तक सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स जो हैं 19 अजला में पंजाब में हो रहे हैं और वहाँ उसी तरह के NFC अवार्ड के तहत जो है वो उनको भी फंड जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 13-14 साल की ताख़ीर के बाद अभी आधा पेशावर जो है वो उन्होंने कवर किया है सेफ सिटी से। तो ये तो उनकी तवज्जो है, गवर्नेंस है, और उसको हटाने के लिए जो है ये सारे ड्रामे। तो आप भी तो मौका दे रहे हैं ना, मिलवा दें उनके लीडर से, उनका राइट है यार मिलना, क्या मसला है? नहीं देखें मैं इसके ऊपर मेरा एक मौक़िफ़ है, ये मेरा पर्सनल मौक़िफ़ है। देखें बात ये है, मुझे आप बता दें कि आपको करप्शन के ऊपर सज़ा हुई हो और आप ये कह रहे हैं कि जी बजट पास नहीं होगा जब तक मैं बजट नहीं देखूंगा। आपको 14 साल की सज़ा और आप कह रहे हो कि जी ये जो डिप्लोमेसी है वो केपी का काम नहीं है, सूबों का काम नहीं है, लेकिन करेंगे आप। और आप जो है वो ये फैसले कर रहे हो कि कैबिनेट में कौन बने। तो देखें कहाँ दुनिया में यार गवर्नर आज लगाए खत्म करे स्टोरी, सजा है वो जेल काट रहा है, इतना ही अगर आपको नागुज़ीर वो नागवार है सारा प्रोसेस, तो छोड़े, लगाए गवर्नर आज मसला खत्म करें। नहीं मैं तो आपको बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर एक कैदी को जो सजा काट रहा करप्शन के ऊपर, वो सियासत और हुकूमतें नहीं चला रहा होता। तो ये एक्सपेक्टेशन जी कि क्यों नहीं जी उनको काबीना क्यों नहीं बनाने दे रहे, पार्टी की मसाला देना शुरू करूंगा ना, फिर आप कहेंगे कि जनाब ये क्या बात कर रहे हैं आप। यहाँ पे आपकी पार्टी की देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, अगर वही चला रहे थे भाई, क्या हो गया आपको यार? नहीं वो नहीं चला रहे थे। और देखें इसमें मिसाल दी जाती है कि जी लंदन जाके वहां काबीना मिलती थी, तो बात ये कि लंदन भेजा भी तो अदालत ने और उसी नहीं कन्विक्शन की बात हो रही है सर, अदालत की बात नहीं हो रही। भेज दिया। चलो आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर, मैं चलता हूँ आगे।
फैसल भाई मसला क्या है यार, उनको कहें कि केपी के वजीर आला को कि इमरान से मुलाकात हो जाएगी, इमरान साहब से, वो कैबिनेट तो बना लें यार। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आपने बात की है कि किसी भी कैदी से आप क्या जेल में वोट नहीं लेते? क्या जेल में उनको वोट देने का हक नहीं है? तो अगर वोट देने का हक है तो फिर तो ज़ाहिर, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वही कैद है, और ऐसे केसेस में कैद है जिनका मुंह सिर पैर नहीं है, मैं उससे दरकिनार होकर बात करता हूँ। आपका प्रिजन रूल में ये रूल है कि वो रुफ़का कार जो है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप लिस्ट इमरान खान साहब भैया आपने मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से भी हटाया था, फिर पार्टी की क़यादत से भी हटा दिया था, तो अब आप कह रहे हैं कि जी उनका हक है कि वो पार्टी की वो सियासत करें, आप बदला ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं और वो हुकूमतों को चलाएं, जेल में बैठे। अब वो कहीं नहीं है इसकी साड़ कितने और फूक लेना उनका। अच्छा नहीं, इजाज़त है ना, मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप पढ़ भी लिया करें ना सर। प्रिजन रूल्स 1978 रूल 265 पढ़ लें, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक बता देता हूँ क्योंकि आप भी बैरिस्टर हैं। गुजारिश ये है कि आपको कानून और आइन में किसी का ममानियत है कि ये ना करें, और पार्टी का जो लीडर है अगर वो अंदर है तो आप वज़ीर आला की या सियासी लोगों की मुलाकात क्यों नहीं होने देते? इसलिए नहीं होने देते कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं लाना मुलाकात तो हो रही है, मुलाकात तो रिकॉर्ड मुलाकातें हुई हैं और अदालत के मुताबिक मुलाकातें हो रही हैं। और यार तो नहीं हो रही ना भाई, नहीं हो रही वो मुलाकात, नहीं हो रही। सियासत की बात जो है, आप सियासत जेल के अंदर से भी जो कैदी का हक नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं, जो कॉन्विक्ट हैं उनसे भी वोट लेते हैं आप। तो वोट लेने का मतलब है कि उनका पूरा राइट है वोट लेना और एक हुकूमत को चलाना, राइट्स नहीं जाते, गाइडलाइन देना, किसी भी कन्विक्ट बंदे के फंडामेंटल राइट्स यू कैन नॉट टेक अवे। आपको यही नहीं समझ में आ रही होने चाहिए पूरे, हमने नहीं इंसानी और लेकिन फैसल साहब मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ था और एक जाली कैद में सजा दे देना, वो सर मेरा सवाल ये था फैसल साहब, आपके क्योंकि आंखों पे पर्दा बंधा बढ़ गया है, मोटी चर्बी चढ़ गई इक़्तिदार की, आपको आइन कानून से आपका ताल्लुक नहीं रह गया, इसलिए आप तो यही बातें करेंगे। आपकी गुफ्तगू में ना कभी सियासी अखलाकियात की बात है, ना आइनी हकूक़ की बात है, ना कानूनी हकूक़ की बात है। मैं आपको उस लॉ से मिसालें दे रहा हूँ जो लॉ एप्लीकेबल है आज की तारीख में। दिल की बढ़ास, ठीक है, नहीं लॉजिक आप और लॉजिक का तो ताल्लुक ही कोई नहीं। आप तो आज लड़ाई के, और आपने तो पहले कह दिया कि भागे, आपने कहा कि पंजाब को लॉजिक दें, एनालिसिस करें, कोई वो आप दे नहीं रहे। नहीं, मैं एडजेक्टिव सर, बात है ना कि आप भागे हैं ना, आप नहीं डिफेंड नहीं कर पा रहे। आज आपको केस ही हारा हुआ मिला नहीं, मैंने तो बड़ी सीधी सी बात की है, मैं उस पर स्टैंड ले रहा हूं। डिफेंड कर की नहीं जा सकते, उसको कैसे डिफेंड करेंगे? 14 साल वो सियासी जमात और हुकूमतें नहीं चला सकता, बड़ी बेसिक सी बात की है। उनका नहीं चला सकता, मुलाकातें उनकी हो रही हैं कोर्ट के ऑर्डर, जेल मैनुअल के मुताबिक। आपकी बात में नहीं बोले यार वो, और ये क्या मुल्क के अंदर एक कैदी मचाने से आपकी बात सही साबित नहीं होगी। साहब आप शोर मचाएं या चीखें या रोएं या बड़ी बेसिक सी बात आपकी बात सही साबित नहीं, जवाब आपसे नहीं दिया जा रहा। आपकी बात सही, आपकी गलत बात है, आपकी बात ही गलत है। आप जो मर्जी करें, रोए पिटें, चीखें मारें, फिर भी आपकी बात गलत साबित होगी, क्योंकि आप बात ही गलत कर रहे हैं। आप बात ही गैर मंतकी कर रहे हैं, आप बात ही गैर आईनी और गैर कानूनी कर रहे हैं। आपकी बात की ना कोई मंतक है, ना लॉजिक है, ना इसकी कोई कानूनी बैकिंग है, ना आईनी बैकिंग। पॉइंट आ गया। आप जो हैं मासवाए अमरीत का एक मुजाहरा करने के, और इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। सर आप लोगों का ये मुझे बताएं कामरान साहब जी सर, कि वज़ीर आज़म कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, वज़ीर आज़म से ऊपर कौन सी अथॉरिटी होती है? जेल सुपरिटेंडेंट पूछ के बताएंगे। ये ऐसी क्या बात है? जब सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि मेरी मुलाकात करवा दें, आपको मेहरबानी, आपने फोन किया जा सकता है यार। मैं तो वैसे नहीं, मैं तो हकीकत की फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। चौधरी साहब पे भी हैरान हूं, आइन और कानून की बला भाई पाकिस्तान के 74-78 सालों में कब आइन और कानून की बालादस्ती हुई यार? आप तो ऐसे कह रहे हैं आज कुछ मसला हुआ है। मदर साहब, जब नवाज शरीफ साहब जब नवाज शरीफ जेल में थे तो फाज शहबाज से पूछे ना कि उनका मेन्यू क्या होता था। आपकी दुनिया टीवी का क्लिप है, मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा ठीक है जी। किस तरह से उनके खाने जाते थे, किस तरह से बंदे मिलते थे। बात ये है कि नवाज शरीफ को तो नजायज हटाया गया था, वो अपना वफद लेके मिलने और अगर गए थे। इमरान खान भी एग्जेम्प्ट हो गए, एस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो गए, वो भी नजायज हटाए गए होंगे। तो इस मुल्क में कानून की हैसियत क्या है? हाँ, तो फिर ये बात करें ना, वो फिर बात है सर, फिर बात सीधी से करें कि जिथे लड़ाई है सुलह करें, और वहां से हल हो गए तो हम भी जिनके ताबेदार हैं वो आइन और कानून पाकिस्तान में कहां आ गया? सीधी फिर तस्लीम करें सर। पॉइंट आ गया। मदर साहब,
मतलब साहब ये जो केपी का मामला, पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक ठीक मुसलमानों के हकूक पे बना था और हम तो इस पे यकीन रखते हैं। आपने जमहूरियत पे भी, आइन पे भी, कानून अच्छा पे भी। शुगर लगाते हैं। चलें, बहरहाल पॉइंट आ गया आपका फैसल साहब। मदर साहब, केपी की सूरत हाल सर, योर टेक ऑन इट सर। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारी सियासी जमातों का मसला ये है कि जब अपोजिशन में होती हैं तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वही जमात जब हुकूमत में आ जाती है तो वो अपने मुखालफिन के साथ वही करती है जो उसके साथ हो चुका होता है। ये आप जनरली उठा लें, मैं किसी एक को बात नहीं कर रहा, आप उठा लें जो अपोजिशन में जब रह के जो दावे होते हैं हुकूमत में आके बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। पहली चीज़ ये कि सुहेल आफरीदी साहब को जब चीफ मिनिस्टर बनाया तो इमरान खान साहब को इतना तो यकीन होना चाहिए कि वो जो कैबिनेट बनाएंगे वो एक मुनासिब कैबिनेट बनाएंगे। आखिर उन्हीं के यहाँ प्रॉब्लम यही हो रही है। एक तो ये कि मुलाकात उनका राइट है, वो राइट उनको मिलना चाहिए। दूसरे ये कि जब पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, चाहे वो सज़ा याफ्ता हों, नवाज़ शरीफ साहब सज़ा याफ्ता थे लेकिन वो बाहर चले गए मुल्क से। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मुशर्रफ साहब के पीरियड की जी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी और उस इन्हेंसमेंट, सज़ा की इन्हेंसमेंट की अपील ऑलरेडी कोर्ट में थी, चले गए। तो जब आप चीज़ें, जब वही कवानीन जब दूसरे पे लागू करते हैं आप, तो बेसिकली चीज़ ये है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर मुलाकात करने आ रहा है, अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल मैनूवरिंग है जो हुकूमत के लिए परेशान कुन है, कोई इस तरह की सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट उसका भी एक तरीक़ाकार मौजूद है। लेकिन जब आप एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये रवैये होते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि कैबिनेट बनाने में सुहेल आफरीदी साहब को क्यों इशू आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उनको पता है कि इमरान खान साहब का माइंडसेट क्या है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो जो लोग चीफ मिनिस्टर कैबिनेट बनाएंगे वो पीटीआई के अंदर ही के तो बनाएंगे, ये पीटीआई के बाहर से लोगों को लाएंगे। सही है। आप 4 रुकनी कैबिनेट बना दें, आप 5 रुकनी कैबिनेट बना दें, उसके बाद जब आपकी मुलाकात हो आप उसको एक्सपेंड कर लें उस चीज़ में। क्या सुहेल आफरीदी साहब को इतना भी यकीन नहीं है कि वो 2 लोगों को अगर वजीर बनाएंगे तो वो इमरान खान को काबिल कबूल नहीं होंगे? ये मेरा ख्याल है ये पीटीआई को सर बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया है, पीटीआई को एक पॉलिटिकल। बिल्कुल ठीक। राना साहब, आपने कोई बात करनी है? उसकी वजह मैं बता देता हूँ मजहर साहब। उसकी वजह ये है कि पीटीआई में जो सोशल मीडिया का ब्रिगेड है ना, अब वो उनको मशवरे दे रहे हैं और वहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ। अब वो जो है क्योंकि ना तजर्बाकार आदमी है, लिहाजा वो भी प्रॉब्लम है। ये जो आप बात करें 100% दुरुस्त बात है कि आप 5, 7, 10 जो गौर साहब ने कहा आप बनाएं और फिर इमरान खान साहब से अप्रूवल ले लें कि सर ये पुराने थे, ये चलाना था मामला, क्योंकि हुकूमत से तो खैर की तो है नहीं। पॉइंट आ गया, आपने मामला तो चलाना है। राना साहब, ब्रेक से पहले कोई 30 सेकंड में डिफेंड करना चाहते हैं? खैर पंजाब गवर्नमेंट को तो आप नहीं करेंगे, अपनी किसी कोई बात करना चाहते हैं? मैं सुनूंगा खामोशी से, फरमाइए। नहीं, मैंने पंजाब हुकूमत को भी डिफेंड किया और देखिए मैं समझता हूँ कि इनको पीटीआई ने जिस तरह बजट पास किया था, अच्छा फैसला था। इनको अपनी डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए। आई एम श्योर अगर वो जहन इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर फैसले कर लेंगे। लेकिन अगर सारे फैसले उन्होंने डिक्टेशन लेके करने हैं तो ये यहाँ एक तरफ तो जमहूरियत की बात कर रहे होते हैं और आइन की बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो सारे फैसले 1 इंच ये जमात या इसके लीडर जो हैं, जो दीगर जमहूरियत की आपने सही छेड़ बनाई, चेयरमैन भी हैं, जो सदर भी हैं, वो कोई एक चवन्नी का फैसला नहीं ले सकते। तो ये कि कितनी बगैर जमहूरियत के भी हमें एक्सेप्टेड है। आपका अपना वज़ीर आज़म कह रहा है पूछ के बताऊंगा, तो बाकी तो छोड़े पड़े कामरान साहब। देखिए वो तो आप कह रहे हैं ना भाई, वजीर आजम ने तो नहीं कहा, वो तो आपका झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन जहां एक तरफ आपने जमहूरियत का अलमदार जो है वो उठाया हुआ है, दूसरी तरफ आप ये बेसिक फैसले नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेने दें, मैं आपको आगे बताता हूं जमहूरियत की असल रुख। ब्रेक। भाई, जमहूरियत का जनाजा तब उठा जब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना और फाउंडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो ह्यूमन राइट्स की सारी क्लॉजेस को सस्पेंड किए रखा जब तक कि भुट्टो साहब फांसी नहीं चढ़ गए, नंबर 1। और कानून का जनाजा तब उठा जब एक ऐसे चीफ जस्टिस के लिए पूरे मीडिया ने और सिविल सोसाइटी ने मिलकर एक मूवमेंट चलाई। ऐसा चीफ जस्टिस जिसने मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया 99 के कू को, और जिसने यूनिफॉर्म वाले प्रेसिडेंट को कहा कि पाकिस्तान में वो पार्लियामेंट की जगह पे फर्द वाहिद फैसला कर सकता है। उस दिन ये पिक्चर है असल, अगर आपने देखना आइन और कानून की असल पिक्चर पाकिस्तान की। कल तक इजाज़त।